नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज से अपन बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अपन फटाफट रिवीजन करेंगे जो मेन पॉइंट है जिनको अपन याद रखने हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन वाला कोई मैटर नहीं पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी बारीकी से समझते हुए अपन पढ़ते चलेंगे, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन अपन इसके अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज से अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी और पहला चैप्टर लेते हैं अपन सामान्य जानकारी। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करी जाए भारत की, तो भारत कहाँ स्थित है, भारत की विश्व में स्थिति क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये होता है कि ये अगर पूरी पृथ्वी है, जो गोल आपको दिखाई दे रही है, अगर पूरी पृथ्वी है तो ये आधा गोलार्ध इसका अगर हटा दिया जाए तो ये ऊपर वाला गोलार्ध होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला होता है साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? तो दोस्तों अब पृथ्वी में भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में इसकी सिचुएशन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अगर बात करी जाए पूर्वी देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी कि ये जो गुजरात वाला पॉइंट है ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो ये हो गई भारत की स्थिति हो गई। क्लियर है? इसके बीच में क्या है? भारत स्थित है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करी जाए दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? 328 32 87 263। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों एक नज़र से अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या थी। कब थी ये? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 121 करोड़। लेकिन अगर दोस्तों वर्तमान अगर 2019 की अगर कैलकुलेशन की बात करी जाए, 2019 की जनगणना की बात करी जाए, तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? 136.64 करोड़। कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 136.64 करोड़, यानी कि 2011 में कितनी थी? 121 करोड़ कुल जनसंख्या थी। अब देखते हैं दोस्तों जनसंख्या का क्षेत्रफल तो अपन ने देख लिया है, भारत का क्षेत्रफल अपन ने देख लिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अगर बात करी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, तो भारत का स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में 7वां स्थान। क्लियर है? कौन सा स्थान हो जाएगा? 7वां। लेकिन वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करी जाए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत का स्थान पूछ लिया जाए, तो भारत जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। क्लियर है? अब देखते हैं दोस्तों कि अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो भारत का स्थान तो कौन सा हो गया? 7वां। तो विश्व में सबसे पहला स्थान किस देश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान हो जाएगा रूस। रूस के पास सर्वाधिक क्षेत्रफल है। बात अगर रूस के बाद करी जाए तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? कनाडा। ये पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रूस, कनाडा। तीसरे नंबर पर चाइना है। क्लियर है? चीन का स्थान क्या है? क्षेत्रफल तीसरे नंबर पर है। उसके बाद यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद चौथा अगर बात कर ली जाए तो ब्राजील। पांचवा अगर बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और देश कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के बाद तो भारत हो जाएगा, क्योंकि कौन सा स्थान हो गया? रूस पहले नंबर पर, कनाडा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर यूएसए, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, अपना भारत देश। और अगर 8वां नंबर पूछ लिया जाए तो अर्जेंटीना। लेकिन दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से अपन ने देखा है कि भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका हो जाएगा? चीन। दोस्तों चीन की जनसंख्या क्या है? भारत से भी अधिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों अगर जनसंख्या में अगर क्रम पूछ लिया जाए तो चीन के बाद तो आपको पता है किसका स्थान हो जाएगा?
भारत के बाद अगर तीसरे नंबर पर जनसंख्या की बात करी जाए तो वो किसकी हो जाएगी? अमेरिका की हो जाएगी। अमेरिका की जनसंख्या क्या है? विश्व में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक है। उसके बाद दोस्तों एशियाई देश इंडोनेशिया क्या है? चौथे नंबर पर है। इंडोनेशिया के बात करी जाए दोस्तों तो ब्राजील के बाद इस प्रकार पाकिस्तान भी आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आता है? रूस। तो ये आपको थोड़ा सा क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, लेकिन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? रूस के पास है। और सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है? चीन के पास है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे अगर देखते हैं दोस्तों तो ये दोस्तों जो भी आंकड़े अपन ने जनसंख्या के दिए हैं ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार अपन ने आंकड़े प्रोवाइड किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। जो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल की बात करी अपन ने 332,87,263, ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। मतलब अगर 100% टोटल एरिया है तो भारत के पास कितना एरिया है? 2.42% एरिया भारत के पास है। वहीं अगर दोस्तों अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5% लगभग भारत में निवास करती है। आपको ध्यान रखना है 17.5% क्या है? भारत की जनसंख्या है। पूरे विश्व का अगर विश्व से अगर प्रतिशत निकाल दिया जाए तो 17.5% क्या है? भारत की जनसंख्या है। क्लियर है? तो दोस्तों ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन दोस्तों, बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार और पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है। विस्तार का मतलब क्या है दोस्तों? अगर उत्तर से दक्षिणी विस्तार की बात करी जाए तो उत्तर में जहां पर ये जम्मू कश्मीर है, यहां से दक्षिण में ये जो कन्याकुमारी वाला एरिया है, ये जो है तमिलनाडु का एरिया, यहां तक का अगर विस्तार किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो ये जो किलोमीटर है ये कितना है? 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी है? 3,214। अगर दोस्तों पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछ लिया जाए तो ये पूरब यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये गुजरात वाला जो पॉइंट है इसकी अगर दूरी पूछ लिया जाए तो ये दूरी कितनी है? 2,933 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये आपको दूरी याद रखनी पड़ेगी कि कितनी दूरी कहां पर है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा का मतलब है कि ये गुजरात के यहां से ये एरिया क्या है? ये समुद्री एरिया है। ये जो एरिया अपन देख रहे हैं ये एरिया कौन सा है? ये समुद्री एरिया है। ठीक है, तो ये समुद्री एरिया को समुद्र तटीय एरिया बोलते हैं इसको। अगर तटीय एरिया को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ये स्थल की सीमा की लंबाई बता रखी है कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कौन सी हो जाएगी? अपन अलग कलर से इसको अगर हाईलाइट करते हैं दोस्तों तो ये जो एरिया हो जाएगा ये वाला, ये जो अगर इसकी जो लंबाई देख ली जाए तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये लंबाई हो जाएगी अपने पास, ये लिखी हुई है 15,200, यानी कि ये वाला लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों इसने पूछा है कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516, यानी कि ये जो रेड कलर से आपको जो दिखाई दे रही है लाइन, ये क्या है? तटीय भाग की लंबाई। ये कितनी हो जाएगी? 7,516। लेकिन दोस्तों एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पर, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर। दोस्तों मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई मतलब भारत की मुख्य भूमि तो क्या है? यही है। तो ये लंबाई 6,100 हो जाएगी। तो ये वाला जो डेटा है 7,516, ये ज़्यादा क्यों है तटीय भाग की? तो दोस्तों यहाँ पर जो ये द्वीप वगैरह हैं, इन द्वीपों की अगर तटीय सीमा को अगर जोड़ लिया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 7,516 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, इन सब की जो तटीय सीमा को जोड़कर कितना हो जाएगा? 7,516। लेकिन मुख्य तटीय भाग की भूमि की तटीय भाग की लंबाई मतलब ये जो रेड लाइन है ये कितनी हो जाएगी? 6,100 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों की जो साथ जो सीमाओं की लंबाइयां हैं उसके बारे में बात करते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं की लंबाइयां। दोस्तों अगर बात करी जाए, ये इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है। बात अगर इंडिया की करी जाए तो भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश लगते हैं? तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां से स्टार्ट करते हैं तो एक क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा? दूसरा चाइना। चाइना के बाद तीसरा अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद ये चौथा हो जाएगा नेपाल। नेपाल के बाद पांचवा देश कौन सा हो जाएगा? ये बर्मा। बर्मा का नया नाम क्या है दोस्तों? म्यांमार।
म्यांमार। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। तो पांचवा देश क्या हो जाएगा? म्यांमार। छठा देश अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों, एक छोटा सा देश दिख रहा है, क्या है? भूटान। सातवें देश की बात करी जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, सबसे कम एरिया यहाँ से टच होता है अफगानिस्तान का। तो ये दोस्तों कुल कितने देश हो गए हैं? भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। कुल ऐसे कितने देश हैं? 7 देश हैं भारत के, 7 जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। अब दोस्तों देख लिया जाए कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा में बात करी जाए तो ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा क्या है? सर्वाधिक लगी हुई है। जो रेड लाइन से जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? बांग्लादेश की सीमा और भारत की कॉमन सीमा है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। अगर लगभग देखा जाए तो ओरिजिनल देखा जाए तो 4096.7 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 4096.7 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ कितनी हो गई? 4096.7 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है लंबाई, कितनी है किलोमीटर में? तो 4096.7। लेकिन अगर दोस्तों ये जो क्रम लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक किसके साथ है? चाइना के साथ। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर म्यांमार, छठे नंबर पर भूटान और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अफगानिस्तान के साथ भारत क्या है? सबसे कम सीमा साझा करता है। तो वो सीमा की लंबाई कितनी है? ये सबसे अधिक सीमा साझा हो रही है। यहां पर सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों अगर बात करी जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर की सीमा क्या है? भारत की अफगानिस्तान से लगती है। सबसे कम अगर पूछ लिया जाए सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ, और सर्वाधिक किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। क्रम अगर पूछ लिया जाए तो क्रम आपको बता दिया है दोस्तों, आपको याद रह जाएगा, ये क्लियर है। और ये अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है ये पीओके वाले एरिया में लगती है, क्लियर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और आगे देखते दोस्तों, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश ऐसे हैं भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है? पड़ोसी देशों से लगती है। भारत के, ये आप लाइन नोट कर सकते हैं, भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है? पड़ोसी देशों के साथ लगती है। जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इनकी सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। इसी प्रकार अगर दोस्तों चाइना से बात कर ली जाए तो ये जम्मू कश्मीर तो हो गया है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसकी सीमा कहाँ से लगती है? चाइना से लगती है। सिक्किम की सीमा किससे लगती है? चाइना से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? चाइना से। नेपाल तो ये बीच में आ गया, नेपाल से किसकी सीमा लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, इनकी सीमा किससे लगती है? और यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल से थोड़ी सी लगती है, ये भी ध्यान रखना है। भूटान से किसकी सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आसाम की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से आपको देशों के साथ ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसमें एक फैक्ट पूछा जाता है कि जो त्रिपुरा है, ये जो त्रिपुरा है भारत का एक राज्य है, ये वाला त्रिपुरा, इसकी सीमा क्या है? 3 ओर से पश्चिम बंगाल से लगती है, सॉरी बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, इस कारण इसे क्या बोला जाता है? त्रिपुरा बोला जाता है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस कारण इसे क्या बोला जाता है? त्रिपुरा बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो किससे सीमा साझा करते हैं? अन्य देशों की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, क्लियर है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत की जो भारत के जो सबसे जलीय सीमा के साथ जो देश लगते हैं वो कौन कौन से हैं। जलीय सीमा मतलब आपको बताया था, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको दोस्तों, ये ब्लू लाइन क्या है? समुद्री रेखा है, समुद्री तट रेखा है। तो समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए राज्य कितने हैं? तो उनको देखते हैं अपन। सबसे पहला यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पर ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की सीमा क्या है? यहां पर समुद्र से लगती है। तीसरा एक छोटा सा राज्य क्या हो जाएगा? गोवा। चौथा हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। पांचवा क्या हो जाएगा? केरला। छठा हो जाएगा तमिलनाडु। सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों तेलंगाना की सीमा जो है किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, समुद्री तटरेखा तेलंगाना के पास नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर 7वां राज्य क्या हो गया था दोस्तों? आंध्र प्रदेश।
8वां राज्य हो जाएगा उड़ीसा और 9वां और अंतिम राज्य क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल क्या है, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, समुद्री तटरेखा से जुड़े हुए हैं। क्लियर है। लेकिन ये तो जो 9 राज्य हुए जो समुद्री तटरेखा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए दोस्तों कि भारत की जो जलीय सीमा है या फिर देख लिया जाए कि समुद्री सीमा जो है भारत की, इनसे जुड़े जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो समुद्री तटरेखा से जुड़ने वाले भारत के, समुद्र से जुड़ने वाले भारत के जो 7 देश हैं उनको देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान है, अपन कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्या है दोस्तों, ये पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये समुद्री रेखा से जुड़ा हुआ है, जो भारत का क्या है पड़ोसी देश है, समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। दूसरा अगर बात कर ली जाए दोस्तों, ये तो मालदीव दिख रहा है आपको, ये भी क्या है कंट्री है जो समुद्र के थ्रू भारत से जुड़ा हुआ है। तीसरा देश देख लिया जाए तो ये श्रीलंका, ये जो नारियल की आकृति वाला देश है श्रीलंका, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है। अगर चौथा देश देख लिया जाए तो दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ पर है, ये रहा, ये भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। अगर पांचवा देश दोस्तों क्या है, ये म्यांमार, यानी पुराना नाम क्या है इसका बर्मा, ये जुड़ा हुआ है। अगर इसके बाद बात करी जाए दोस्तों तो थाईलैंड भी एक देश है जो किससे जुड़ा हुआ है, समुद्री रेखा से जुड़ा हुआ है। और एक और बात करी जाए तो दोस्तों इंडोनेशिया, ये क्या है दक्षिणतम जो दक्षिण में है जो है, ये क्या है इंडोनेशिया, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, समुद्री सीमा से संबद्ध देश है, भारत से समुद्री सीमा से संबद्ध देश है। क्लियर है। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि पड़ोसी देशों से जो लगे जो देश हैं, पड़ोसी देशों से जो लगे सबसे लंबे राज्य कौन कौन से हैं, अगर पड़ोसी देशों में सबसे लंबे राज्यों की बात कर ली जाए तो कलर थोड़ा सा अगर अपन चेंज करके बताते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास क्या है दोस्तों, बांग्लादेश हो जाएगा। तो बांग्लादेश के पास क्या है, सर्वाधिक ये सीमा हो जाएगी नंबर 1 पर। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन, सॉरी दोस्तों समुद्री की नहीं टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा चीन हो जाएगा, तीसरा वही क्रम हो जाएगा पूरा जो अभी अपन ने देखा था कि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर क्या हो जाएगा म्यांमार, छठे नंबर पर भूटान और सातवें नंबर पर क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। क्लियर है। तो अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है। बांग्लादेश की सर्वाधिक किससे लगती है, तो बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। पाकिस्तान की सर्वाधिक किससे लगती है, तो पाकिस्तान की सर्वाधिक किससे, राजस्थान से लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर देखते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, तो क्या है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों, भारत के अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करी जाए तो दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यहां पर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये जो डॉट लगा हुआ है। अब दोस्तों यहां पर है उत्तरी बिंदु की बात कर ली जाए तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल। क्या हो जाएगा उत्तरी बिंदु, इंदिरा कोल है। अगर दोस्तों दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, या निकोबार द्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है, यहां पर निकोबार द्वीप में स्थित है। कौन सा पॉइंट है ये, इंदिरा पॉइंट। यहां पर नहीं है दोस्तों, ये निकोबार द्वीप में स्थित है जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। पुराना नाम क्या था दोस्तों इसका, पिग्मेलियन पॉइंट। अगर उत्तरी बिंदु की बात करी जाए तो उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, इंदिरा कोल है। क्लियर है। ये कहां पर आ जाएगा इंदिरा कोल, ये जम्मू कश्मीर में आ जाएगा इंदिरा कोल। ठीक है। अगर अगला पॉइंट बात करें तो पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों, सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक बिंदु। तो पश्चिमी मतलब सर क्रीक, सर क्रीक कहां पर हो जाएगा दोस्तों, सर क्रीक बिंदु गुजरात में हो जाएगा। क्लियर है। और चौथा जो दक्षिणी बिंदु है वालांगू द्वीप, ये कहाँ आ जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। वालांगू द्वीप कहाँ आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि कौन से बिंदु है, जो पॉइंट है, जो उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको क्या है थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। अब अगर देखते हैं दोस्तों आगे, भारत के साथ अन्य देशों की सीमाएं, क्या पॉइंट है दोस्तों, भारत के साथ अन्य देशों की सीमाएं, अन्य देशों की सीमाओं की बात करते हैं। तो अन्य देशों की सीमाओं की बात करते हैं। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहली बात करी जाए भारत और चीन की, किसकी बात करते हैं अपन, इंडिया और चाइना की। तो भारत और चीन के बीच में सीमा को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ये जो भारत और चीन के बीच की सीमा है इसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा।
क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलेंगे। इसका निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण किया गया था दोस्तों 1914 के अंदर निर्धारण किया गया था, इसको डिसाइड किया गया था और शिमला के अंदर इसका समझौता हुआ, तो शिमला के अंदर इस सीमा को दर्शाया गया था। दूसरा बात करें दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में, दोस्तों ये जो भारत है ये वाला, ये अफगानिस्तान जो दोस्तों अगर बात करी जाए पाकिस्तान की, तो ये भारत तो अब अलग हुआ है, भारत से अब अलग हुआ है पाकिस्तान 1947 में, लेकिन अगर पहले की बात करी जाए तो ये वाली जो सीमा थी, ये सीमा 1947 के पहले क्या थी, भारत की सीमा थी। तो इस सीमा को क्या नाम दिया गया था, इस सीमा को डुरंड रेखा कहा गया था। क्या कहा गया, डुरंड रेखा या फिर डुरंड लाइन कहा गया, जो स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत और अफगानिस्तान के बीच में ना होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। कौन सी रेखा है, डुरंड रेखा है। ये स्वतंत्रता के पूर्व किसके बीच में थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। क्लियर है। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था, सर डुरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। क्लियर है। आगे अगर बात करी जाए भारत एवं पाकिस्तान के बीच की, ये जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की अगर सीमा की बात की जाए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की अगर सीमा की बात करी जाए, तो इस सीमा को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण दोस्तों आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य अलग हुए थे, तब इस रेखा का निर्धारण हुआ था। 15 अगस्त 1947 को एक इस रेखा का निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा, जो सर सी जे रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। जहां जहां उन्होंने नक्शे के ऊपर लाइन खींच दी थी, वहीं से भारत और पाकिस्तान की दोनों देशों की सीमाएं क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। 1914 में शिमला के अंदर इसको निर्धारित किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे क्या बोला गया है, डुरंड रेखा। सर डुरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था 1896 के अंदर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेडक्लिफ लाइन है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को CJ रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगर दक्षिण की बात करी जाए दोस्तों, तो भारत एवं श्रीलंका, ये जो भारत की सीमा है और ये श्रीलंका की सीमा है, तो ये इनके बीच में निर्धारण किस प्रकार होता है, तो यहां पर बीच में क्या है दोस्तों, पाक जल संधि है। पाक जल संधि पूछ लिया जाए दोस्तों, पाक जल संधि किसके बीच में है, तो किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि है। और यहां पर जो खाड़ी पड़ती है उसे क्या बोला जाता है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। तो भारत और श्रीलंका की सीमाओं का निर्धारण पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। अगर दोस्तों बात करी जाए कि भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश, तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका। ये दिख रहा है निकटतम पड़ोसी देश। पड़ोसी देश का मतलब क्या है, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। यहां पर क्या हो जाएगा, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका। अगर दोस्तों श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो दूसरे नंबर पर ऐसा कौन सा देश है जो निकटतम है, तो यहां पर दोस्तों मैप में आपको दिख जाएगा कौन सा आ जाएगा, इंडोनेशिया। तो दूसरा देश अगर पूछ लिया जाए समुद्री पड़ोसी देश, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं दोस्तों, तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो भारत का जो मानक समय लिया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को से लिया गया है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वहां से भारत का मानक समय लिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती कहां से है, तो ये गुजरती है दोस्तों इलाहाबाद के पास मिर्जापुर एक जगह है इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में, यहां से ये रेखा गुजरती है। अब ये रेखा यहां से गुजरती है, इसका नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है। जो अगर समय की बात करी जाए तो जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच रेखा है, उससे 5.5 घंटा क्या है आगे है। जो भारत का समय है, जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, ये क्या है, ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। मतलब आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर भी आप टाइम सेट करते हैं तो +5:30 GMT लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। जो ग्रीनविच वेधशाला है लंदन में, वहां से समय लिया गया है, तो उससे 5.5 घंटे क्या होता है, भारत का समय आगे चलता है।
ठीक है। तो अब दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्रीनविच रेखा है, जो मध्य प्रदेश की जो भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं, तो वो देखते हैं अपन दोस्तों। वो गुजरती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखो, आपने देखा होगा दोस्तों, कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। फिर ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र जिला आता है यहाँ पर, सिंगरौली जिला, यहाँ से गुजरती है। फिर ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर देख लिया जाए दोस्तों, तो अगला राज्य कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। यहाँ पर उड़ीसा से गुजरती है। उड़ीसा के बाद जो अंतिम राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो कितने राज्य हो गए? सबसे पहले ये जो 5 राज्य है, ये कौन कौन से 5 राज्य हैं? ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो समय रेखा है, ये इसमें सबसे पहला राज्य हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा देखा हो जाएगा दोस्तों? ये मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, यानी कि CG। चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर उड़ीसा। पांचवा राज्य कौन सा और अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पांचवा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर समय रेखा है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगर दोस्तों कर्क रेखा की बात करी जाए, किसकी बात करते हैं दोस्तों? कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनको अपन क्रम से देखते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान, एक बात से देख लिया जाए तो यहां से राजस्थान से गुजरेगी, ठीक है। राजस्थान के बाद ये कहां से गुजरेगी? मध्य प्रदेश से। दूसरा राज्य, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के जस्ट बाद कौन सा राज्य आ जाएगा? तीसरा। ये जो हो जाएगा तीसरा राज्य क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो तीसरा राज्य हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद देखा जाए तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? झारखंड, ठीक है। ये चौथा राज्य क्या हो जाएगा? झारखंड। पांचवा राज्य क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा पांचवा राज्य? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा हो जाएगा? यहां पर दोस्तों ये जो त्रिपुरा है, ये छठा राज्य हो जाएगा और मिजोरम क्या हो जाएगा? 7वां राज्य हो जाएगा। तो कुल कितने राज्यों से होकर, 7 नहीं हो जाएंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। ये राजस्थान के पहले यहाँ से थोड़ी सी ये गुजरात से भी गुजरेगी, ठीक है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कितने राज्यों से होकर गुजर रही है दोस्तों? ये 8 राज्यों से। 8वां राज्य अपन ने गुजरात है, ये सबसे पहले काउंट करना था, लेकिन अपन थोड़ा सा इसको मिस कर गए। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं फिर से क्रम से इसके नाम लिख लेता हूं। तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। दूसरा आपको पता है कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चौथा राज्य हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद चलोगे तो आप झारखंड। छठा राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। फिर 7वां कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा, जो 3 ओर से कहां से गुजरा हुआ है? बांग्लादेश से। और 8वां और अंतिम राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम। तो ये जो कर्क रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक तरफ से देखा जाए तो ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्लियर है दोस्तों? ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। चुंबकीय विषुवत रेखा जो कहां से गुजरती है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। तो ये एक ही जगह से होकर गुजरती है, दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से। अब चुंबकीय विषुवत रेखा क्या होती है दोस्तों? चुंबकीय विषुवत रेखा पृथ्वी के अंदर से ही, पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहीं से ही ये निकलती हैं। तो ये इस टाइप से निकलती है। और ये कहां से, और इस जहां से निकलती है इसे केंद्र कहा जाता है। पृथ्वी का क्या कहा जाता है? केंद्र से निकलती है। तो ये त्रिवेंद्रम को एक तरह से पृथ्वी का केंद्र समझ लेते हैं। इसके पीछे कुछ थ्योरियां भी हैं, कुछ फैक्ट नहीं भी, कुछ सच भी नहीं है, कुछ सच है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो इसमें 5 देश सम्मिलित हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 5 देश कहां सम्मिलित हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों।
सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? भारत का उत्तर प्रदेश राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अपन देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है। तो पहली बात करी जाए यहाँ से तो ये मध्य प्रदेश की, दूसरा राजस्थान, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हरियाणा, चौथा राज्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा हिमाचल प्रदेश, पांचवा हो जाएगा उत्तराखंड, छठा हो जाएगा यहाँ पर बिहार, सातवां हो जाएगा झारखंड और आठवां कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। यानी कि जो 8 राज्य आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं एमपी। दूसरे नंबर पर अपन ने कौन सा लिखा था? ये 1 नंबर पर लिख सकते हैं अपन, 1 नंबर पर अपन लिख सकते हैं एमपी। दूसरे नंबर पर यहां पर अपन ने लिखा है राजस्थान, तो ये लिख देते हैं राज मतलब राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा यहां पर? हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश, एचपी। पांचवा राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, यूके लिख सकते हैं। छठा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपके पास यहां पर बिहार, और सातवां राज्य कौन सा हो जाएगा यहां पर? झारखंड, और आठवां राज्य हो जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश? भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो रेड कलर से शो कर रखा है ये नई दिल्ली है, तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? नई दिल्ली के साथ। इस प्रकार कुल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर ये 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन अगर कुल राज्य अगर पूछे जाए तो कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा क्या है? सर्वाधिक लंबी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा क्या है? सर्वाधिक लंबी है। कितनी लंबी है? 1663 किलोमीटर है। ये जो गुजरात राज्य है इसके पास जो तटरेखा है मतलब समुद्री तटरेखा है, ये कितनी लंबी है? 1663 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों इसी के अंदर अपन, तो गुजरात के पास सर्वाधिक तटरेखा हो गई। अब कौन कौन से राज्य ऐसे हैं? यहां पर लिखा हुआ है भारत के 9 राज्यों के पास तटरेखा है। समुद्री तटरेखा कितने राज्यों के पास है? 9 राज्यों के पास है। तो देखते हैं, सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों गुजरात के पास तटरेखा हो जाएगी। दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के पास ये समुद्री तटरेखा है। तीसरा यहां पर गोवा, चौथा यहां पर कर्नाटक, पांचवा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्यों के पास क्या है? तटरेखा है। तो ये क्लियर हो जाएगा तटरेखा वाला मामला। आगे चलते दोस्तों, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, ये जो यहाँ पर दिख जाएंगे आपको नागालैंड, मणिपुर, और मणिपुर नागालैंड 2 राज्य तो ये हो गए। ये राज्य क्या है? बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते। इसके अलावा एक और राज्य यहाँ दिखेगा, देखो सिक्किम। सिक्किम की क्या है? सीमा इसके साथ नहीं लगती है। सिक्किम की सीमा भी क्या है? नहीं लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। ये राज्य क्या है? त्रिपुरा है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सामान्य जानकारी, जो मध्य प्रदेश भारत की सामान्य जानकारी, इसके अंदर इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आगे की वीडियो दोस्तों इसी प्रकार बने रहेंगे आपके साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।